अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप हमने पूरा डिस्कस कर लिया था जूलॉजी का पार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर समझ में आ जाए। आज हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और इसी के साथ साथ मैं हूं तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूं वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको वीडियो के दौरान कोई चीज़ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तमाम लेक्चर या प्रेजेंटेशन हमारी वेबसाइट vtutions.com पर मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ऑल यू नीड टू डू इज गो देयर एंड जस्ट साइन अप। और उसके बाद आप अपने हिसाब से जो आपको लेक्चर या प्रेजेंटेशन चाहिए हो वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन जूलॉजी सेकेंड ईयर। तो अब जो चैप्टर 4 है, अगर मैं इसको पेपर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सवाल आते हैं। और इसमें यानी ज्यादा सवाल आते हैं, कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत आता है, जिसमें बडिंग फ्रेगमेंटेशन वगैरह है। तो वो सवाल इसमें आता है अक्सर कि आप कुछ सवालों में आता है कि सिर्फ नाम आपको बताने हैं, कुछ में आता है कि आपको उसको उसमें से कोई एक एक्सप्लेन करने को कहते हैं, या डेफिनेशन आ जाती है उनमें से किसी, जैसे फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन आ गई, आ सकती है। या फिर इस क्वेश्चन आता है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, कभी लॉन्ग में भी आ जाता है डायग्राम समेत। या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कम आता है, यानी समझ लें साल में एक दफा आया होगा, वरना मोस्टली फीमेल ही आता है डायग्राम समेत। और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप अगर ये चीजें कर लेंगे तो आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। हम लेक्चर का आगाज करते हैं। तो सेक्शन बी, सबसे पहले क्वेश्चन आया था, रीजन वाई विविपेरस एनिमल प्रोड्यूस लेस एंड स्मॉल ओवा। 2022 में क्वेश्चन आया था, रीजन है कि विविपेरस एनिमल ओवम जो प्रोड्यूस करते हैं वो कम और स्मॉल क्यों होते हैं। विविपेरस यानी कौन से थे? एक तो आपको मैंने बताया था कि ओवीपेरस हैं जो अंडे देते हैं। फिर उसी के साथ साथ विविपेरस एनिमल थे। विविपेरस एनिमल यानी वो जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है। अब विविपेरस एनिमल जैसे मैमल्स, तो इनमें जो एग होते हैं या ओवा की बात करता हूँ तो वो स्मॉल और लेस इस वजह से होते हैं क्योंकि कोई ऐसी एनवायरमेंटल या कोई ऐसा खतरा नहीं होता जिसकी वजह से इनको एक हार्ड कोटिंग में अपने ओवम को क्लोज रखना हो। इसकी वजह से चांसेस ऑफ सर्वाइवल इनके ज्यादा होते हैं, और क्योंकि यंग वंस इस वजह से वो कम प्रोड्यूस करते हैं। जबकि एज कम्पेयर टू ओवी पेरेस तो वो ज्यादा अंडे इस वजह से देते हैं क्योंकि क्या होता है कि एक तो ये कि उनको फिर कवर करते हैं वो हार्ड कल्केरियर शेल से, ताकि एक तो ये प्रोटेक्शन उनको मिले, और दूसरा ये कि आपने देखा होगा अक्सर कि 10 अगर कोई अंडे दे रहा है जानवर, तो उसमें से एक या दो सर्वाइव करते हैं, बाकी मर जाते हैं। यहाँ पर ये रीजन हो गया पहला। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राइट अ नोट ऑन गोनोरिया एंड साइफिलिस। गोनोरिया एंड साइफिलिस दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जिन जो मैंने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस की थी। गोनोरिया क्या थी कि गोनोरिया मैंने आपको बताया था कि नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से हो रहा है। साथ ही कि उसके सिम्टम्स में मैंने आपको बताया था कि एचिंग होती है आपकी एनएस के करीब, इसके अलावा यूरिनेशन में बर्निंग होती है, और पस डिस्चार्ज होती है। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाइडली इफेक्ट होता है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, और मदर अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट कर सकती है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक है इसकी, जो जिस एक पॉसिबल ट्रीटमेंट है। दूसरी, या तो फिर साइफिलिस आप एक्सप्लेन कर देंगे, साइफिलिस ट्रिपनोमा पेरिडियम से हो रहा है, और सिम्टम्स में क्या है कि दिमाग को ज्यादा असर कर रहा है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ नर्वस और स्केलेटल सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। तो इसी के साथ साथ इसमें क्या होता है कि कुछ लार्ज अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं जो कि आपके जेनाइटल्स वगैरह की करीब डेवलप हो जाते हैं। आपका वेट लॉस हो जाता है, मसल्स आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ट्रीटमेंट में इसके बेंजाथीन पेनिसिलिन जी दे सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप हेडिंग वाइज में कर सकते हैं कि गोनोरिया आपने लिखा हुआ है, उसके बाद आपने पहले कॉजेज आपने एक्सप्लेन करी, कॉजेज के बाद फिर आपने सिम्टम्स, इफेक्ट और ट्रीटमेंट, यही चार चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये चार चीज़ आप लिखेंगे हेडिंग में, तो यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या थी कि ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर स्पर्म और ओवम ये दोनों बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज हो, किसकी बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हो, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म और ओवम फीमेल बॉडी से बाहर फर्टिलाइज होते हैं। तो अब क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवम बॉडी से बाहर फर्टिलाइज होंगे, तो इसके लिए मीडियम वाटर होता है, और ये एक्वेटिक एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, या फिर ऐसे जानदार जो कि लोअर एनिमल्स होते हैं, या फिर वो जो कि सिसाइल होते हैं, यानी मूव नहीं कर सकते, एग्जाम्पल फ्रॉग, फिशेस या दूसरे जानवर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो क्योंकि इसके अंदर स्पर्म और ओवम फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज हो रहा है, तो इस वजह से ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में मौजूद है और फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हैं। उसकी क्या वजह है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वाटर मीडियम है, यानी वाटर में ही स्पर्म डिस्चार्ज हुए जो कि ओवम से जाके मिल गए। अब क्या है कि उस कंडीशन के अंदर ये भी है कि पॉसिबिलिटी है कि सपोज 1000 अगर स्पर्म है, वैसे ज्यादा रिलीज होते हैं, तो अगर सपोज 1000 स्पर्म है तो वो तैरते तैरते उनमें से लाजमी तौर पे हर्डल्स आएंगे, कोई जानवर आ गया, कोई दूसरा कोई चीज आ गई, तो फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स की वजह से वो चांसेस कितने रह जाएंगे, बहुत कम चांसेस रह जाएंगे, और फिर उनमें से भी मजीद कितने उसमें से ओवम से फ्यूज होते हैं। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में पॉसिबल चांस है कि इतने में से एक तो फर्टिलाइज हो जाएगा अगर प्रॉपर कंडीशंस हैं। क्वेश्चन 4 है, राइट टू रीजंस विच डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या थी कि वो साइकिल जिसमें मेंसेस यानी पीरियड्स आते हैं, तो इसके अंदर ब्लड डिस्चार्ज होता है, 28 डेज में तकरीबन ये साइकिल कंप्लीट होती है, और इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। यानी फीमेल को ये दिक्कत होती है कि जो उनका डे, जो जिस डे पे उनको पीरियड्स आने थे उससे किसी और दिन पे आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि या तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या फिर ये कि अगर वेट गेन हो या वेट बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, तो इस वजह से भी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। Why are identical twins exactly similar while fraternal twins are dissimilar? ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस ही हैं। आइडेंटिकल ट्विंस सिमिलर क्यों होते हैं? तो आइडेंटिकल ट्विंस के सिमिलर होने की वजह ये है कि एक ही स्पर्म एक ही ओवम से फ्यूज होता है, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो डिवाइड होके दो जाइगोट बना लेता है, जिसकी वजह से दो जाइगोट एक दो इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो इस तरह दोनों के सेक्स सेम होते हैं, और साथ ही साथ दोनों की तमाम खुसूसियात भी सेम होती हैं। जबकि अगर मैं बात करूं फ्रेटर्नल ट्विंस की, तो फ्रेटर्नल ट्विंस में दो स्पर्म्स दो अलग ओवम से फ्यूज होंगे, तो इस तरह दो जब अलग फ्यूजन हो रही है, तो इस वजह से दो अलग अलग जीन्स आए, तो दो अलग इसके अंदर इंडिविजुअल बनेंगे। क्वेश्चन 6 है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं कि, अच्छा जेनेसिस या ऐसा, ये आप जहां पे भी देखें इनेसिस वगैरह का लफ्ज, इसका मतलब प्रोसेस होता है, यानी स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम बनने का प्रोसेस oogenesis। तो यहाँ पर ये डायग्राम मैंने मेंशन करी हुई है, तो आप इस डायग्राम को अपने पेपर में बना सकते हैं, वरना आपकी बुक में भी एक डायग्राम मेंशन है, आप वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपने डायग्राम बनानी है, इनको एक्सप्लेन नहीं करना, और याद रखें कि आप लेबलिंग लाजमी करें। अब अगर डायग्राम में लेबलिंग नहीं है तो उसके नंबर ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएंगे। और मेक इट प्रेजेंटेबल, यानी बिल्कुल काम चलाने वाली डायग्राम नहीं बनाए, कोशिश करेंगे डायग्राम थोड़ी प्रॉपर बनाए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो उसको हल्का सा शेडिंग कर दें, दैट्स ऑल। Why do monozygotic twins have the same sex? तो ये अगेन वही सेम चीज जो अभी मैंने ऊपर रीजन में बताया था। अच्छा, एक और चीज वो ये कि रीजन कोशिश करेंगे रीजन एक लाइन या ज्यादा से ज्यादा दो लाइन में एक्सप्लेन हो जाए। तो मैंने एक दो रीजन ऐसे हैं जो मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किए, उसकी वजह ये कि वो मैंने थोड़ा डिटेल आपको बताने की कोशिश करी है, ये किस तरह उसमें मजीद थोड़ा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है, उसको आप समराइज करके एक से दो लाइन का रीजन होता है, और एक से दो लाइन का ही होना चाहिए। क्वेश्चन 8 है, राइट अ नोट ऑन गोनोरिया और साइफिलिस। ये क्वेश्चन देखें अब 2018 में वापस रिपीट हुआ है। अब इस तरह का क्वेश्चन एक और आया था स्पर्मेटोजेनेसिस का, कि इसमें डायग्राम आई थी 2018 में। इस डायग्राम में उसने आपको लेबल करने को कहा है। तो अब इस डायग्राम में देखिए, ये पूरा एक आपकी बुक की ही डायग्राम है, तो इसमें लेबल है कि पहली जो बॉडी है ये प्राइमरी oocyte है, और उसके बाद अगेन देखें डिवीजन होती है, तो एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte बनता है।
अगेन वो मैच्योर होके फिर एक मैच्योर ओवम और कुछ पोलर बॉडीज बना देता है। क्वेश्चन 10 है व्हाई इज पार्थिनोजेनेसिस कॉमन इन ants? अब पहले तो ये कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है, कि पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें ओवम या फीमेल जो है, या ऐसा कह लें कि आप कोई भी एक इंडिविजुअल बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये पार्थिनोजेनेसिस है। इंसेक्ट्स में सबसे ज्यादा कॉमन होता है और आंट्स में इसलिए सबसे ज्यादा कॉमन है कि फीमेल जो है वो डिप्लॉयड होती है, यानी इनमें क्या होता है कि फीमेल डिप्लॉयड है, यानी उसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जबकि मेल जो है वो हैप्लॉयड है, यानी उसके पास सिर्फ सिंगल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अब क्योंकि आधे क्रोमोसोम्स है मेल के अंदर, तो फीमेल जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है तो वो जो ओवम रिलीज करेगी वो डायरेक्टली मेल बना देगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ, लेकिन अगर कभी फीमेल को ये जरूरत होती है कि उनकी पॉपुलेशन में फीमेल की कमी है, तो फिर क्या होता है कि मेल के साथ वो फर्टिलाइज मेटिंग करके एक फीमेल जनरेट कर देती है, क्योंकि उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए होंगे। तो इससे एक फायदा ये होता है कि कॉलोनी ज्यादा रैपिडली बढ़ जाती है, और साथ ही साथ ये कि कुछ जानवरों में आंट्स की मैं बात करता हूँ तो उनमें ये फायदा होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन से एडेप्टेशन में एक मदद होती है, यानी इसके अंदर बगैर इन्वायरमेंटल कंडीशन के अलावा भी मेटिंग हो सकती है, क्योंकि मेटिंग के लिए भी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है। क्वेश्चन 11 है व्हाट इज जेनेटिक मोनोटोनी, इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज फाउंड? जेनेटिक मोनोटोनी कहते हैं कि अगर जनरेशन टू जनरेशन जीन्स या इन शॉर्ट ये के जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स से ही मुशाबियत रखे, यानी बिल्कुल सेम हो, तो ये जेनेटिक मोनोटोनी है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि क्योंकि उनमें मियोसिस, क्योंकि उनमें क्या है कि जो प्रॉपर उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होता, एक ही पेरेंट चाहिए होता है, तो वो एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, तो इसमें क्या है कोई वेरिएशन के चांसेस नहीं होते, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है जेनेटिक मोनोटोनी। क्वेश्चन 12 है राइट अ नोट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है कि आप किस तरह, और सिर्फ नोट है अगर टाइम की ड्यूरेशन हो तो आप तब डायग्राम बनाएं, वरना एक्सप्लेन जस्ट इनफ है। और ये अगर आपको प्रोसेस मजीद समझना हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन टेस्ट ट्यूब बेबीज। 2016 में ये क्वेश्चन आया था, तो 2016 में ये क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज बेसिकली क्या होते हैं कि ये ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे कपल्स जो कि जिनमें जो बेबी कंसीव नहीं कर सकते, यानी ये कि कोई कंडीशंस हैं, यानी फीमेल में सपोज के फीमेल में कोई यूट्रस में मसला है, या फिर ये कि हार्मोनल कोई इश्यूज हैं, कई सारी वजूहत की वजह से, या मेल में स्पर्म्स जो है वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो तैर सकें, प्रॉपर तैर के जा सकें, या स्पर्म काउंट कम है, तो कई सारी कंडीशंस की वजह से वो बेबी अपना कंसीव नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन के अंदर आर्टिफिशियली तौर पर स्पर्म और ओवम को लेबोरेटरी के अंदर एक डिश में फ्यूज करवा दिया जाता है, इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज भी इन्हें कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ओवम फीमेल बॉडी से निकाली जाती है, और उसके लिए टेक्निक होती है, और उसके बाद उसको स्पर्म से मीट करवा दिया जाता है, कुछ दिन तक के वो लेबोरेटरी में रहते हैं, उसके बाद उस जो एम्ब्रियो बना है उसको वापस फीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जहां वो फिर नॉर्मली डेवलप करके नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब राइट अ नोट ऑन ईस्टर साइकिल, ये 2015 में आया था। ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैं बात करता हूँ तो वो हर 28 डेज में या हर मंथ में या 35 डेज के ड्यूरेशन पर हो रही है, जबकि ईस्ट्रस साइकिल का ये है कि ईस्ट्रस साइकिल जो है वो तकरीबन साल में एक या एक से ज्यादा दफा होती है। ईस्टर साइकिल जो है, ईस्टर साइकिल में क्या होता है कि ईस्टर साइकिल में रिप्रोडक्टिव साइकिल ही है फीमेल मैमल्स में, लेकिन इसमें भी एग मैच्योर हो रहा है, और उसके बाद क्या है कि इसके अंदर इसको एक नाम देते हैं कि सेक्सुअल रीडनेस का, यानी ये कि फीमेल मेल को इंडिकेट करती है कि वो रेडी है बेसिकली फॉर मेटिंग, तो उसके बाद फिर मेल और फीमेल के दरमियान मेटिंग होती है। अच्छा, इस
प्रोसेस को जिसमें फीमेल मेल को इंडिकेट कर रही है कि अबाउट शी इज रेडी टू रिप्रोड्यूस, तो इसको कहते हैं बीइंग इन हीट। तो ये पूरी साइकिल ईस्ट्रस साइकिल है जो मैंने लिखी हुई है। अब क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है कि एक तो ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई जेनेटिक मोनोटोनी नहीं होती, यानी ये कि इसके अंदर जनरेशन टू जनरेशन ऑफस्प्रिंग सेम नहीं रहते, बल्कि ये कि वेरिएशंस आती हैं। जैसे इंसान है, इतने सारे इंसान हैं, लेकिन हर एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। उसकी वजह यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर हो रही है और वेरिएशंस, यानी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इस वजह से क्या है कि वेरिएशंस आ रही हैं। और फिर ये है कि इसके अंदर सर्वाइवल चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन 14 है कि नेम वेरियस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स विद एग्जांपल। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स लिखी हुई हैं मैंने विद एग्जांपल के साथ। अब फिर क्वेश्चन है अगेन, राइट अ नोट ऑन एड्स। 2013 में क्वेश्चन आया था। एड्स क्या है कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब इसके भी मैंने कॉजेस, सिम्टम्स, इफेक्ट्स, ट्रांसमिशन, ट्रीटमेंट ये सब लिखे हुए हैं, जैसे ऊपर की तरह लिखे हुए थे, और ये मैंने जस्ट बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है इसको, तो आप ये याद कर सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। ये प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया था कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और ये प्रोसेस देखें वापस आया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब है राइट अ नोट ऑन प्लासेंटा। तो प्लासेंटा क्या है कि एक ऑर्गन होता है जो कि प्रेगनेंसी में डेवलप हो रहा होता है, और इससे क्या होता है कि मदर जो होती है वो एम्ब्रियो से कांटेक्ट में रहती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, क्योंकि प्लासेंटा में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स होती है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट मटेरियल मदर से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग से मदर में डिफ्यूज बैक हो रहा होता है, डिफ्यूज हो रहा होता है। तो इस तरह ये प्लासेंटा का रोल होता है। और साथ ही ये कि प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। अब सेक्शन बी यहाँ पर कंप्लीट होता है और सेक्शन सी की तरफ हम आते हैं। अब पहला क्वेश्चन आया था कि राइट द नेम्स ऑफ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स। 2022 में ये क्वेश्चन आया था। तो मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स लिखे हुए हैं और आप कोई से दो एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे मैंने फिजन और बडिंग एक्सप्लेन किया है। वैसे कोशिश करें कि ऐसा एक्सप्लेन करें जिसमें थोड़ा मटेरियल मौजूद हो, जैसे फिजन आप एक्सप्लेन कर लें, पार्थिनोजेनेसिस एक्सप्लेन कर लें, फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि इसमें कंटेंट है कि आप थोड़ी इसमें लंबी कर सकते हैं। Define menstrual cycle and write its changes taking place in each phase। 2021 में आया था कि menstrual cycle, मैंने आपको बताया था कि चेंजेस हो रहे होते हैं यूट्रस, ओवरी और वेजाइना में। तो ये चेंजेस जो होते हैं वो हर मंथ के मंथ हो रहे होते हैं, इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेनार्च मेनोपॉज की डेफिनेशन लिखें, ये ज़रूरी नहीं है, ना ये चीज़ लिखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये चीज़ आप लिख लें तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आप ये चीज़ें लिखना चाहें तो। मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर 4 फेज में डिवाइड होती है, और उस फेसेस में मेंसेस फेज आती है, जिसमें ब्लड रिलीज होता है वेजाइना से, और तकरीबन 1 से 5 दिन तक के ब्लड रिलीज होता रहता है। इसका मकसद ये है कि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, मींस फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट। और दूसरी फेज होती है फॉलिक्यूलर फेज, जिसे प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, यानी ये वो फेज है जो ओव्यूलेशन से पहले है, डे 5 से डे 13 तक होती है वैसे तकरीबन। तो इसमें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हाइपोथैलेमस को इंडिकेट करता है कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करवाए। एफएसएच फॉलिकल्स बनाने में मदद करेगा, ईस्ट्रोजन और एलएच जो है वो के एंडोमेट्रियम की रिबिल्डिंग में मदद करवाएंगे। ओव्यूलेटरी फेज तीसरी फेज होती है जो डे 14 पर होती है, अगर 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इस फेज में ओव्यूलेशन यानी ओव्यूल रिलीज होता है अंडर द एक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और उसके बाद लास्ट फेज आती है जिसे ल्यूचुअल फेज कहते हैं, जो कि डे 15 से डे 28 तक चलती है, जिसमें क्या होता है कि जो अब ओव्यूल रिलीज हुआ है फॉलिकल से, वो फॉलिकल एक येलोइश मास बना देता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंडो जो अच्छा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज, अच्छा सॉरी, ये जो ग्राफिन फॉलिकल है ये येलोइश बॉडी बना देता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एक्शन में बनता है, जबकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो दो हार्मोन रिलीज करता है, वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है।
अब ये दोनों जब रिलीज होते हैं तो ब्लड में जो दो अदर अदर हार्मोन थे जैसे LH और FSH, वो दोनों रुक जाते हैं, उनकी सिक्रीशन कम हो जाती है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, इसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज की वजह से एंडोमेट्रियम रीबिल्डिंग होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अब क्या है कि ल्यूटियल फेज में बॉडी बॉडी देख रही होती है कि अगर इफ फर्टिलाइजेशन हो गई तो एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने के लिए एंडोमेट्रियम की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ पर वही के बाद नहीं हुई अगर फर्टिलाइजेशन, तो अगेन मेंसेस यानी पीरियड्स, वही ब्लड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप इस सवाल में डायग्राम ये बनाई हुई है, ये लाजमी बनाएं। और मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप बुक वाली डायग्राम की बनिस्बत ये वाली डायग्राम बना लें, इसलिए प्रैक्टिस करें। इतनी मुश्किल डायग्राम नहीं है, लेबलिंग के साथ ये डायग्राम आप बनाएं पेपर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मैंने लेक्चर पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था कि आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर यहाँ पर यूट्रस मौजूद है, ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद ये सर्विक्स है और फिर वेजाइना। तो आप ये डायग्राम बना लें और उसके बाद लाजमी लेबलिंग लाजमी करिएगा। Describe the with the help of label diagram the human female reproductive system। अब आपने ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने क्वेश्चन 8 आगे आएगा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है और डायग्राम तो यही पुरानी वाली बनेगी। अब क्वेश्चन 5 है कि डिफाइन मेंस्ट्रुएशन, डिस्क्राइब इट्स वेरियस फेसेस। तो ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2018 में। और अब देखें गेमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis का, ये अब डायग्राम के साथ आया हुआ है। और सॉरी, डायग्राम जो है इसमें मेल और फीमेल की है, तो आप ये मेल में डायग्राम में ये बना लें। अगर आपको ये डायग्राम इजी लग रही है तो आप ये बना सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप यही डायग्राम बनाएं। इसमें और इजी डायग्राम भी जो गूगल पर भी आपको मिल सकती हैं या फिर ये क्या आपकी बुक में भी मौजूद है, तो आप वो डायग्राम भी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगेन रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 8 आया था डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये 2014 में क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या है कि आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बताया कि ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन को कलेक्टिवली वल्वा कहते हैं। और फिर वल्वा क्या है कि वो रीजन जो कि थाइस के बीच में हो, ये वल्वा कहलाता है पूरा। इसमें आउटर लेयर लेबिया मेजोरा थी, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज इसमें मौजूद थे, और इनर जो थी वो लेबिया माइनोरा थी। और लेबिया माइनोरा के बाद फिर बार्थोरिन ग्लैंड था, जो कि ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी जिसे कहते हैं। और वो क्या करता है कि वो उस जगह को स्मूथ रखवाता है और मॉइस्ट रखवाता है ताकि मेटिंग आसानी से हो सके। वेस्टिब्यूल आता है। फिर वेस्टिब्यूल क्या है कि जो लेबिया मेजोरा और माइनोरा के फोल्ड्स हैं उनके बीच की जगह वो वेस्टिब्यूल कहलाती है। और इसी वजह फिर उसके बाद यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग आती है। तो जो यूरेथ्रा है वो स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि यूरिन एक्सक्रीट करवा रही होती है। और ये यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे ही वेजाइनल ओपनिंग भी होती है, जिसके 3 काम होते हैं। एक तो ये कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड डिस्चार्ज करवा रही है। दूसरा ये मीटिंग में वो स्पर्म रिलीज रिसीव कर रही है फ्रॉम फीमेल पीनिस। और तीसरा ये कि बर्थ ऑफ बेबी यानी जो डिलीवरी होती है वो भी वेजाइना के थ्रू हो रही है। फिर वेजाइना में एक और लेयर होती है, इसे हाइमेन कहते हैं, जो कि एक लेयर होती है, थिन लेयर। और उसके बाद क्लाइटोरिस का मैंने क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस एक रॉड लाइक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है। और क्लाइटोरिस में ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस आ गया जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है टू दी मेल पीनस। और उसके बाद मॉन्स प्यूबिस आ गया जो कि ऊपर का हिस्सा होता है, और उस जगह पे एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट्स की होती है जिसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ये जो मॉन्स प्यूबिस है ये कुछ फेरोमोन्स भी रिलीज करती है ताकि मेल अट्रैक्ट हो सके या फिर ये कि सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सके। प्यूबिक हेयर्स मौजूद होते हैं मॉन्स प्यूबिस पर। और फिर यहाँ पर एक्सटर्नल ऑर्गन्स खत्म होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले वेजाइना आती है जो कि हाईली मस्कुलर ट्यूब है, काफी सिक्रेटेड रहती है बाय द लुब्रिकेशन, लुब्रिकेटेड रहती है यानी स्मूथ रहती है काउपर्स ग्लैंड की सिक्रेशन की वजह से। और वजाइना सर्व करती है एज एन ऑर्गन ऑफ कॉप्यूलेशन। और उसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम, अच्छा डायग्राम जो है वो कभी भी लास्ट में ना बनाए, कोशिश करें या तो बिल्कुल स्टार्ट के क्वेश्चन में या फिर एक एक क्वेश्चन के बीच में डायग्राम बनाए।
अच्छा ये वेजाइना है, वेजाइना के बाद यूट्रस आती है। अच्छा ये जो ओपनिंग है सर्विक्स कहलाती है। सर्विक्स के बाद यूट्रस है। यूट्रस की 3 लेयर हैं। आउटर लेयर पेरीमीट्रियम, मिडिल मायोमीट्रियम, इनर एंडोमीट्रियम। उसके बाद इसका टॉप पार्ट जो डोम शेप का है वो यूट्राइन फंडस भी कहलाता है। और उसके बाद यूट्रस के बाद जो हिस्सा आता है वो यूट्राइन ट्यूब्स हैं। ये आपको यूट्राइन ट्यूब्स नजर आ रही होंगी। फेलोपियन ट्यूब्स इसमें आती है जो कि बहुत थिन होती है और ये फेलोपियन फनल की तरफ जाती है। फेलोपियन फनल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इन्हें फिमरी कहते हैं। ये फिमरी जो है वो ओव्यूल कैच कर रहे होते हैं फ्रॉम ओवरी। और फिर ओवरी की बात करते चलें तो ओवरी क्या है कि ओवरी किडनी के पीछे मौजूद है। और इसके बाद ये कि ओवरी अपना काम शुरू करती है बिटवीन द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स, जिसमें फीमेल बालिग होती है और उसके बाद ये प्रोसेस चलता है या फीमेल फर्टाइल रहती है टिल द एज ऑफ 45 to 50, जिसके बाद फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है जिसे कहते हैं मीनोपॉज। हिस्टोलॉजी है कुछ, या आप पढ़ लें इसको। और फंक्शन है ओवरीज के oogenesis और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवा रही है। और अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल 2012 में। यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और यहाँ पे आपके पास पेपर्स कंप्लीट होते हैं चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन के। अगर आपको कोई चीज़ मजीद डिटेल में समझनी हो तो ये पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो आप तो मुझसे वो व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।